सिरली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम। Let's start our today's topic, that is a part of sentence structure. We have started our new topic, sentence structure. और sentence structure को समझने के लिए हमें कुछ keywords की ज़रूरत होती है। उनमें से clauses and phrases भी कुछ words हैं जिनसे आपको sentence structure को understand करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो व्हाट इज अ क्लॉज? अ क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स सब्जेक्ट एंड वर्ब। क्लॉज जो है वो हमारा ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसमें एक सब्जेक्ट का होना जरूरी है और एक वर्ब का होना जरूरी है। मींस सब्जेक्ट और वर्ब मिलके एक क्लॉज बनाते हैं। जैसे आप ये फॉर्मूला याद रख सकते हैं, क्लॉज इज इक्वल टू सब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे सब्जेक्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल के सब्जेक्ट क्या होता है? वर्ब आप लोगों ने पढ़ा था कि कोई भी एक्शन जो आप परफॉर्म करते हैं वो हमारा वर्ब होता है। मीन जैसे रन, कुक, स्लीप, लॉफ, स्माइल, ये हमारे सारे वर्ब है ना, एक्शन वर्ड्स हैं। तो वो एक्शन करने वाला कौन होता है? कोई ना कोई तो एक्शन परफॉर्म करता है ना। तो वो पर्सन, वो नाउन या प्रोनाउन जो भी एक्शन को परफॉर्म करता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हीरा लॉव्स, हीरा हमारा सब्जेक्ट है, लॉव्स हमारा वर्ब है। तो क्या मीनिंग हुए? हीरा हंसती है। तो ये हमारी एक क्लॉज है। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट भी मौजूद है और वर्ब भी मौजूद है, तो ये हमारी क्लॉज हो गई। तो क्लॉज जो है वो उसकी आगे टाइप्स हैं जो हम अभी करते हैं। टाइप्स ऑफ क्लॉजेस: इंडिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज जैसा कि आप इसके मीनिंग से ही समझ सकते हैं, ऐसी क्लॉज जो किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करती, ये खुद ही एक कंप्लीट थॉट देगी, एक कंप्लीट सेंस बनाएगी। इट गिव्स कंप्लीट थॉट। यानी कि इस जुमले को जैसे आप कोई इंडिपेंडेंट क्लॉज लिखेंगे उससे आपको पूरे का पूरे सेंटेंस का मीनिंग समझ में आ जाता है। आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कहने वाला क्या कहना चाह रहा है। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज मुकम्मल सेंटेंस होती है, ये कंप्लीट थॉट देती है। जैसा कि एग्जांपल है, अस्मा वेंट टू द पार्क। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें सब्जेक्ट है और वर्ब है। इट मींस ये क्लॉज है। क्लॉज में हमने यही पढ़ा था ना कि सब्जेक्ट और वर्ब हो, तो इसमें सब्जेक्ट और वर्ब मौजूद है। तो ये हमें एक कंप्लीट थॉट दे रही है। इट इज फॉर दिस रीजन इट इज एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। अगर दूसरी साइड पे हम लोग देखें डिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज क्या होती है? इट डज नॉट मेक एनी सेंस। मीन्स कि अगर आप डिपेंडेंट क्लॉज अकेली ही कहीं पे राइट करें तो वो कोई सेंस नहीं देती, आपको मीनिंग का ही नहीं पता चलेगा। इवन कि उसमें सब्जेक्ट भी होता है, हमारा वर्ब भी होता है, इवन देन इट डजंट मेक एनी सेंस। फॉर एग्जाम्पल, ऑल्दो आई वॉज नॉट फीलिंग वेल। अब आप यहाँ पे आप खुद देखें कि इसका कोई मीनिंग नहीं बन रहा, जैसा कि इसमें ये सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है। क्लॉज तो ये भी है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट और वर्ब है। इवन देन इट इज नॉट मेकिंग एनी सेंस ऑल्दो आई वॉज नॉट फीलिंग वेल। क्योंकि मैं अगरचे मैं गुड फील नहीं कर रहा था, मैं ठीक फील नहीं कर रही थी। आगे क्या है हमें कुछ पता नहीं। अब इसके तो हमें कोई मीनिंग समझ नहीं आया कि अगरचे मैं ठीक महसूस नहीं कर रही थी। अब इससे तो हमें पूरे सेंटेंस का मतलब समझ नहीं आता ना। तो ऐसी क्लॉजेस जिनमें सब्जेक्ट और वर्ब मौजूद हो लेकिन उसके बावजूद उसका कोई भी हमें मीनिंग समझ में ना आए, वो डिपेंडेंट क्लॉज होती है। डिपेंडेंट क्लॉज को समझने के लिए इसका ये डिपेंड करती है इंडिपेंडेंट क्लॉज पे। जब तक आप डिपेंडेंट क्लॉज के साथ कोई इंडिपेंडेंट क्लॉज नहीं लगा देते तब तक ये कोई सेंस नहीं देगी। ऑल्दो आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, इसका हम लिख लेते हैं आगे, आई वेंट टू स्कूल। अब ये आपकी एक कंप्लीट सेंटेंस बन गया। ये आपकी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये आपकी डिपेंडेंट क्लॉज है। उसके बाद इसने अपने सेंस
बनाई है। Although I was not feeling well, अगरचे मैं ठीक महसूस नहीं कर रही थी, I went to school, मैं फिर भी स्कूल गई हूं। तो ये वाली जो है हमारी, ये भी सब्जेक्ट है और वर्ब है, यहाँ पे ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, तो ये हमारी डिपेंडेंट क्लॉज है और ये हमारी इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो जब भी डिपेंडेंट क्लॉज के मीनिंग को समझना हुआ तो हमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज उसके साथ लाजमी ऐड करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये हमारी इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज में डिफरेंस था। नेक्स्ट हम लोग करते हैं फ्रेजेस। सो व्हाट इज अ फ्रेज? फ्रेज इज अ स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एड्स मीनिंग टू द सेंटेंस। इट मीन्स फ्रेज एक ऐसी चीज है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब का होना जरूरी नहीं है। यहीं से आप क्लॉज में और फ्रेज में डिफरेंस देख सकते हैं कि क्लॉज के लिए सब्जेक्ट और वर्ब का होना जरूरी है, जबकि फ्रेज के लिए सब्जेक्ट और वर्ब का होना जरूरी नहीं है। ये सिर्फ एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो आपके सेंटेंस के मीनिंग को ऐड करता है, ठीक है। यानी कि आपका कोई सेंटेंस है, उसको मीनिंगफुल बनाने के लिए, मजीद उसमें मीनिंग ऐड करने के लिए हम ये वाला ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज करते हैं और उसे हम फ्रेज कहते हैं। सो ये जो हमारा फ्रेजेस है, इन एग्जांपल्स के साथ आपको क्लियर हो जाएगा। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं फ्रेजेस की। सबसे पहली टाइप हम लोग देख लेते हैं, नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल, जन्नत इज माई बेस्ट फ्रेंड। तो यहां तक तो ये क्लॉज होगी, सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ठीक है। अब सब्जेक्ट और वर्ब के मीनिंग में कौन सी चीज ऐड हो रही है? बेस्ट फ्रेंड। और आपको पता है बेटा कि नाउन जो है, फ्रेंड जो है वो नाउन होता है, ठीक है। चूंकि ये नाउन हमारे सेंटेंस के मीनिंग में ऐड हो रहा है तो इसीलिए हम इसको नाउन फ्रेज कहते हैं। ये वाला ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है वो हमारे सेंटेंस को मीनिंगफुल बना रहा है, इसीलिए ये एक फ्रेज है। और इस फ्रेज को नाउन फ्रेज इसलिए कहेंगे कि इसमें हमारा ये नाउन यूज हो रहा है। Then the second example is Hamna is a very nice lady. Hamna subject is verb, very nice lady. It is a group of words that is adding meaning to the sentence. तो इसमें भी हमारा ये जो nice lady ये नाउन है, तो ये हमारा कौन सा हुआ? नाउन फ्रेज। और नेक्स्ट वन फ्रेज इज वर्ब फ्रेज। So let's understand it with an example. Ahmed played well by running fast. Ahmed played. Ahmed is a subject. Played is a verb. And this is a group of words which is adding meaning to the sentence. So running fast. अब आप यहां से देखें, running fast ये हमारी एक verb है। यही verb हमारे बाकी sentence को support कर रही है, इसी वजह से हम इसको वर्ब फ्रेज कहते हैं। तो हमारी नेक्स्ट फ्रेज क्या है? एडवर्ब फ्रेज। ये ऐसी फ्रेज है जिसमें हमारा जो मीनिंग देंगे सेंटेंस को वो एडवर्ब होगी, ठीक है। एडवर्ब हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ा था। यू ऑलवेज ईट वेरी स्लोली। यू सब्जेक्ट, ईट वर्ब, very slowly is an adverbial phrase, ठीक है। इसमें adverb यूज हुआ है ना, और ये हमारे सेंटेंस को सपोर्ट कर रहा है मीनिंग में, तो ये हमारा very slowly जो है वो हमारा adverb होगा, adverb phrase। नूर completes her work quickly। क्विकली भी हमारा adverb है। और नूर सब्जेक्ट, completes वर्ब, her work quickly। तो ये जो पूरा सेंटेंस है ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो कि फ्रेज हम कहेंगे इसको। और इसमें एडवर्ब फ्रेज क्यों कहेंगे? क्योंकि इसमें हमारा एडवर्ब यूज हो रहा है। एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज ऐसा फ्रेज होगा जिसमें एडजेक्टिव यूज होगा। समरीन वॉज लुकिंग वेरी प्रिटी। समरीन सब्जेक्ट, लुकिंग वर्ब, वेरी प्रिटी एडजेक्टिव फ्रेज, ओके। दिस सोफा subject is verb, very soft, soft adjective। ये जो पूरी हमारी
ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये हमारा एजेक्टिव फ्रेज है, ठीक है। ये हमारे पूरे सेंटेंस को सपोर्ट कर रहा है, इसलिए ये हमारा एजेक्टिव, यहाँ पे एजेक्टिव सपोर्ट कर रहा है इसलिए एजेक्टिव फ्रेज है। यहाँ पे एडवर्ब सपोर्ट कर रहा है तो ये हमारा एडवर्ब फ्रेज है। ओके, prepositional phrase. Our last phrase is prepositional phrase. Prepositional phrase में you can see I have used behind, this is a preposition, and here into. These both are prepositions. So these both prepositions are supporting our rest of the sentence. That is a clause, subject, verb. This is a clause, and this group of words is supporting our clause. So this is a prepositional phrase. In the next example again, into the jug. It is an additional words. These are additional words which are supporting over this one clause. That is subject, verb. So it is for this reason it is called prepositional phrase. Okay. So आपने जितनी भी phrases पढ़ी हैं, you can judge कि वो सब की सब पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही आई हैं। जैसे आपने वर्ब फ्रेज पढ़ी, एडजेक्टिव फ्रेज पढ़ी, वर्ब फ्रेज पढ़ी है, प्रेपोजिशनल फ्रेज पढ़ी है, एडवर्ब फ्रेज पढ़ी है, तो ये सारी की सारी पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही आई हैं। तो अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छे से आते हैं, आप ये फ्रेजेस बहुत ही आसानी से कंप्लीट और अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेसन में। अल्लाह हाफिज।